हेलो एवरीवन। BSOG 171 में आज हम लोग ब्लॉक 3 पढ़ेंगे, क्रिटिक्स। टोटल यूनिट 10 तक मैं सारे चीज़ कवर करा दी हूँ। ब्लॉक 3 में मेनली 2 चैप्टर है, ठीक है, और ये चैप्टर फोकस करते हैं इनइक्वालिटी और उसे किस तरीके से रेसिस्ट किया गया है, ठीक है। तो हम किसके बारे में फोकस करेंगे? इनइक्वालिटी एंड रेसिस्टेंस, ठीक है। तो एक एक करके दोनों ही चैप्टर को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे यूनिट 11, क्लास, पावर एंड इनइक्वालिटी। इसके कंटेंट देख लो। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग क्लास रिलेवेंस एंड इम्प्लीकेशन, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशंस, ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू, क्लास डिफरेंस इन अर्बन इंडिया, द डोमिनेंट क्लास मॉडल, इनइक्वालिटी एंड चेंज। ये सारे कंटेंट है, छोटा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो बात इंट्रोडक्शन की, तो बस यही बताया जा रहा है कि हमारा इंडियन सोसाइटी क्या है, कास्ट डोमिनेटेड, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो रहा है तो उसमें कास्टिज्म कहीं ना कहीं से प्रिवेल कर रहा है, ठीक है। तो बस इसी के बारे में पढ़ाई करनी है। और अभी तक मैं आपको जितना भी ओवरव्यू दी हूँ सारे यूनिट का, वो सारे आपको यहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्लास रेलेवेंस एंड इम्प्लीकेशन। तो ये रहा हमारा सबसे पहला टॉपिक। देखो, हमारी जो इंडियन सोसाइटी है ये हाईली स्ट्रेटिफाइड है ना। हाईली स्ट्रेटिफाइड मतलब यानी कि बहुत सारे लेयर में टूटी हुई, ठीक है। तो सबसे अपर लेयर पता है, ब्राह्मण, फिर क्षत्रियाज, वैश्याज, शूद्राज। तो ये क्या बना रहा है? एक लेयर है ना। तो टॉप लेयर में कौन है? ब्राह्मण। और सबसे लोअर लेयर पे कौन है? शूद्राज, ठीक है। तो यही कहा गया ना यहाँ कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है बहुत ही स्ट्रेटिफाइड है, ठीक है। कास्ट के अलावा भी ब्रिटिश के टाइम में क्या हुआ? क्लास का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रैटिफिकेशन है। यहाँ कहा जा रहा है ना कि क्लास क्या है? सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। और एक क्लास किस तरीके से डिवाइड होता था ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्लास जो है मेनली किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक कैरेक्टर पे, ठीक है। बट कास्ट किस पे डिपेंड करता है? उसके रिचुअल ऑर्डरिंग ऑफ सोसाइटी पे, ठीक है। उसका रिचुअल्स क्या है? हिरार्कियल बेसिस पे कास्ट का डिवीजन होता है, लेकिन क्लास का डिवीजन हिरार्कियल बेसिस पे नहीं होता। यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस देखा जा रहा है। जितना मैं आपको बताई ये सारी चीज़ मैं पहले भी आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, कास्ट और क्लास के बीच में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद देखो, सबसे मेजर कारण जो है क्लास डिवीज़न में वो था जजमानी सिस्टम। तो मेनली जजमानी सिस्टम में कौन इंक्लूड होंगे? लैंड ओनर्स, ठीक है। ये सारे ग्रुप जो ब्रिटिश के टाइम में निकल के आए थे, ये सारे क्या किए? और भी ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन क्रिएट किए सोसाइटी में, ठीक है। इनके वजह से भी बहुत सारे क्लास डिवीजन हुए, है ना। एक लैंड ओनर का अलग क्लास बन गया, एक पीसेंट का अलग क्लास बन गया, कैपिटलिस्ट का अलग क्लास बन गया। तो इससे भी क्या हुआ ना, सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हुआ, है ना। लेयर का फॉर्मेशन हुआ, सोसाइटी डिवाइड हो गई, ठीक है। अगर हम आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी इंडिविजुअल फ्री है, कोई भी ऑक्यूपेशन चुन सकते हैं, ठीक है। उन्हें ऑक्यूपेशन उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल्स के बेसिस पे मिलती है, ना कि कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। तो पास्ट में सारे चीज़ कास्ट को देख के की जाती थी, आज सारे वर्क स्किल के बेसिस पे हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे हमारे प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, ठीक है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड किए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि हम किसी भी चीज़ के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है, जैसे कि आप मान लो कि आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए एक सर्टेन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो बस यही सारे एक्सेप्शन है। बाकी कास्ट, रिलीजन, रेस, सेक्स, इसके बेसिस पे आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो आज मोर और लेस सभी लोग इंडिपेंडेंट है अपने ऑक्यूपेशन, अपने स्किल, अपने जॉब को चुनने के लिए, है ना। इसके बाद आगे क्या है? एंड्री बैटल का वर्क। इन्होंने अपनी स्टडी श्रीरामपुर विलेज पे की थी और बताया कि अब जो सोसाइटी में डिवीजन हो रहा है वो कास्ट के बेसिस पे नहीं बल्कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लास के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि अगर कोई मैन सैनिटेशन वर्क कर रहा है, यानी कि साफ सफाई का काम, या फिर कोई एग्रीकल्चर लेबर हो, तो उसे माना जाता है कि वो लोअर कास्ट का है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा हायर पेइंग ऑक्यूपेशन कर रहा है जिसमें उसे अच्छा सैलरी मिल जाता है, तो वो माना जाता है कि ये अपर कास्ट का है, ठीक है। तो अब अपर कास्ट, लोअर कास्ट, इसका डिवीजन किस बेसिस पे हो रहा है? उसके वर्क के बेसिस पे हो रहा है, ना कि कास्ट के बेसिस पे, ठीक है। ये स्टडी की थी एंड्री बैटल्स ने, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशंस, ए हिस्टोरिकल ओवरव्यू। तो यहाँ पे सबसे पहला है कॉलोनियल लैंड पॉलिसी एंड एग्रेरियन इनइक्वालिटी। जितना भी क्लास डिवीजन हुआ था वो सारे ब्रिटिश के टाइम से हो रहे थे, है ना।
अब इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लैंड पॉलिसी और एग्रेरियन सिस्टम। अब ये लैंड पॉलिसी और एग्रेरियन सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक है। कैसे? देखो, एग्रीकल्चर क्या है? हमारे इंडिया की नींव है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में भी एग्रीकल्चर ही प्रीडोमिनेट कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, उसे चाहिए था यहाँ से पैसा। अब उसे पैसा कलेक्ट करने के लिए एक मिडिल मैन चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जमींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, ये सारे चीज़ लेके आए। ये क्या था? पॉलिसी था, लैंड पॉलिसी एंड एग्रेरियन पॉलिसी, ठीक है। इनके थ्रू वो क्या किए? एक मिडिल मैन को लाए और वो जाके क्या कर रहे थे? फार्मर से टैक्स ला रहे थे और गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? क्लास डिवीजन स्टार्ट हुआ। एक लैंडलॉर्ड वो क्या बन गया? टॉप लेवल का प्लेयर, और पीसेंट क्या हो गए? नीचे दब के रह गए, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कैसे स्टार्ट हुआ? देखो, ये जो टैक्स था ना, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पे करना पड़ता था, ठीक है। तो कभी कभी फार्मर पे नहीं कर पाते थे इतना टैक्स, ठीक है। तो वो क्या करते थे? वो जाते थे मनी लेंडर के पास। वो मनी लेंडर के पास जाते और बोलते कि मुझे थोड़ा उधार दे दो, मुझे लैंडलॉर्ड को पे करना है। तो यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ? लैंडलॉर्ड ये गया फार्मर के पास पैसा लेने के लिए। अब फार्मर के पास पैसा नहीं बचा तो वो किसके पास गया? मनी लेंडर के पास, ठीक है। फिर यहाँ से पैसा लाके वो लैंडलॉर्ड को दे दिए। अब ये क्या हुआ? ये सिस्टम तो वापस से चलता रहेगा, लेकिन फार्मर को क्या हुआ? मनी लेंडर का उधार लेके आए थे, इन पे कर्ज हो गया, तो इसे क्या करना है? ये इधर से भी बाउंड हो गए और इधर से भी बाउंड हो गए, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि आप एक बार पैसा ले लो, वापस से आप मेरे पास नहीं आओगे। ये जाएंगे ही वापस से फार्मर के पास, और फार्मर के पास उतना पैसा रहेगा नहीं कि वो लैंडलॉर्ड को पे कर सके। वो वापस से मनी लेंडर के पास जाएंगे। तो ये सिस्टम क्या होगा? चलता ही आएगा। और इसमें फ़ायदा किसे होगा? लैंडलॉर्ड को, मनी लेंडर को और इंग्लिश गवर्नमेंट को। लेकिन प्रॉब्लम में कौन आ जाएगा? हमारा फार्मर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ? इनइक्वालिटी क्रिएट हुआ, है ना। इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर हमेशा से बैकवर्ड हो गया और हमारे फार्मर्स भी बैकवर्ड हो गए, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट में कौन रहा? लैंड ओनर्स, मनी लेंडर्स एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का, ठीक है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है नेशनलिस्ट अप्रोच, ए रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल पॉलिसी। तो ये कौन सा टाइम है? जब इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो वो क्या किए? जितने भी कॉलोनियल पॉलिसी थी जो हमारे इंडियंस के खून चूस रहे थे, उनको अपोज करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो हो क्या रहा था? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था हमारी सोसाइटी में, वो किसके साथ था? वो पीसेंट के साथ था, वो फार्मर के साथ था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ ना, वो हमारे फार्मर्स का हुआ। तो सारे लोग क्या किए? जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना, तो वो लोग मेनली फोकस किए एग्रेरियन पॉलिसी पे, हमारे फार्मर्स के कंडीशन पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ? वो जितने भी कॉलोनियल पॉलिसी थी उसे अपोज करना स्टार्ट किया, उनको क्रिटिसाइज किया। और जितने भी फार्मर्स, टेनेंट, ये सारे थे, ये लोग बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट में, ठीक है। तो जितने भी हमारे लीडर्स थे वो सारे स्टार्ट किए कॉलोनियल पॉलिसी के अगेंस्ट कैंपेन। तो मेनली जितना भी मूवमेंट हुआ था हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, फिर वो चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सारे में एक कैंपेन तो होता ही था, नो टैक्स एंड नो रेंट कैंपेन, ठीक है। तो ये क्या था? ये था इसको अपोज करने के लिए, किसे? कॉलोनियल पॉलिसी को, ठीक है। तो इसी तरीके से नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या हुआ? बढ़ते चला गया और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे पीसेंट के ग्रुप निकल के सामने आए, ठीक है। वो सारे मेनली अपोज करते थे लैंडलॉर्ड को, क्योंकि देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना काम लैंडलॉर्ड से करवाती थी। अब सारे जमींदार ही तो टैक्स मांगने जाते थे ना, तो पीसेंट अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो सबसे पहले करेंगे लैंडलॉर्ड के सामने, ठीक है। तो फार्मर और पीसेंट का जो मूवमेंट था वो था एंटी लैंडलॉर्ड मूवमेंट। तो धीरे धीरे नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज होता रहा और वो डिमांड करने लगे कि जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दो। तो ये सारे थे नेशनलिस्ट अप्रोच, और इसी नेशनलिस्ट अप्रोच के बेसिस पे क्या हुआ? एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुआ। तो देखो, अब हम बात करेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड क्लास स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या प्रोविजंस हुए थे एग्रीकल्चर में, ठीक है, इसे सेपरेटली मैं अलग से बता दी हूँ। देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस में 2 रिफॉर्म्स हुए, एग्रेरियन रिफॉर्म्स, प्रोविजन एंड इम्प्लीकेशन। फिर नेक्स्ट था एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशन। तो देखो, सबसे पहला जो एग्रेरियन रिफॉर्म्स हुआ, इसके क्या क्या प्रोविजन थे? सबसे पहला जमींदारी एबॉलिशन एक्ट, जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी टेन्योर्स। फिर लैंड सीलिंग एक्ट
और कलेक्टिव फार्मिंग। तो सबसे पहला जो जमींदारी एबॉलिशन एक्ट है, इसमें क्या था कि अगर आप कोई भी बॉन्डेड लेबर या बेगार सिस्टम को प्रिवेल करोगे तो इसे एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इस इंटरमीडिएरी टेन्योर्स में क्या हुआ, जैसे मान लो कि कोई भी जमीन को भाड़े पे दिया जाता है कि आप इस पे अपने अनाज उगाओ। ठीक है, तो इसे क्या किया, एबॉलिश कर दिया गया था। लेकिन इसमें एक्सेप्शन था कि आप विडोज, माइनर्स और कोई भी डिसेबल्ड पर्सन को आप लैंड लीज पे दे सकते हो, बाकी और किसी को नहीं। ठीक है, तो इसे इन्फोर्स कराया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है लैंड सीलिंग एक्ट। इसमें मेनली क्या होता है ना कि आप एक सर्टेन साइज ऑफ लैंड को ही ओन कर सकते हो। तो सपोज आप मान लो कि कोई भी बंदा 5 एकड़ से ऊपर की जमीन को ओन नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रोविजन थे लैंड सीलिंग एक्ट 1960 में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कलेक्टिव फार्मिंग। इसमें मेनली क्या था कि जितने भी वेस्ट लैंड थे ना, वेस्ट लैंड यानी कि ऐसे ही खाली बंजर जमीन पड़े हुए, उस पर कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे लैंडलेस लेबर को जॉब मिल सके। ठीक है, तो जितने भी वेस्ट लैंड थे ना, उस पर कलेक्टिव फार्मिंग को स्टार्ट किया गया ताकि यहाँ पे कोई भी जॉब क्रिएट किया जा सके और लैंडलेस लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये सारे थे एग्रेरियन रिफॉर्म्स के प्रोविजन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशन। तो इसमें मेनली 2 लोगों के व्यू पॉइंट है, इसे ही समझना है बस। तो इसमें सबसे पहला एआर देसाई कहते हैं कि अगर कोई एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को क्लासीफाई करना है तो वो 4 क्लास में ही डिवाइड हो सकते हैं। सबसे पहला है लैंड ओनर्स, दूसरा है टेनेंट्स, तीसरा है लेबर्स और चौथा है नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। ठीक है, तो यही 4 थे एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर नेक्स्ट डेनियल थॉर्नर की व्यू पॉइंट है। इन्होंने रिजेक्ट किया है लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स, लेबरर्स इस तरीके के सोशल स्ट्रक्चर डिवीजन को। ठीक है, ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन एक लैंड को कल्टीवेट कर सकता है और उसी लैंड में से कुछ लैंड को रेंट पे भी दे सकता है और इमरजेंसी पड़ने पे वही इंसान लेबर की तरह भी काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से डिवाइड किए कि एक ही बंदा वो खुद भी लैंड को ओन कर सकता है, उसी लैंड को रेंट पे भी दे सकता है या फिर इमरजेंसी के टाइम में लेबर बन के भी काम कर सकता है। ठीक है, ये कहा किसने, डेनियल थॉर्नर ने। लेकिन एआर देसाई क्या कहे, ये कहे कि एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर 4 भाग में डिवाइड है और चारों अलग अलग है। ठीक है, ये थे दोनों के व्यू पॉइंट और इस तरीके से बना एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर एंड क्लास रिलेशन। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जितने भी रिफॉर्म हुए, मेनली एग्रेरियन रिफॉर्म, ये सारे उतने पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट नहीं कर पाए हमारे सोसाइटी के लिए। एक एग्रेरियन रिफॉर्म था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट तो बन गया लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज क्रिएट कर दिया, है ना। तो मेनली जितने भी हरियाणा, पंजाब यहाँ के फार्मर्स थे उन्हें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन दूसरे एरिया के फार्मर्स को ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट नहीं मिल पाया। बस पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का कि ये मॉडर्नाइजेशन लाया एग्रीकल्चर में, है ना, और इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया। ठीक है, बस इतना ही था। बाकी ये जितने भी एक्ट आए ना, ये कुछ खास इम्पैक्ट नहीं कर पाया हमारी सोसाइटी के लिए। तो इसे भी दोनों तरीके से देखा जाना चाहिए, है ना। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट तो क्रिएट किया लेकिन उससे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डाल दिया हमारे सोसाइटी में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्लास डिफरेंसेस इन अर्बन इंडिया। ठीक है, ये सारी बातें तो विलेज इंडिया की थी, एग्रीकल्चर मेनली तो विलेज में ही होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे अर्बन इंडिया की। तो अर्बन इंडिया में मेनली कितने सोशल क्लास है, 4। ठीक है, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास, व्हाइट कॉलर वर्किंग क्लास, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और वर्किंग क्लास। ये 4 के बारे में हम अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास। तो मेनली इंडस्ट्रियल और कैपिटलिस्ट क्लास ये कब इमर्ज हुआ, कॉलोनियल टाइम से ही। तो ब्रिटिश के टाइम पे ही क्या हुआ, इंडस्ट्री फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और कैपिटलिस्ट क्लास इमर्ज हुए। तो मेनली स्टेट का यहाँ पे रोल आया कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंडस्ट्रीज बना के दे, बाकी कोई क्लास आएगा और उसे ईजी होगा इस सेक्टर को रन करने के लिए। तो मेनली जो ये क्लास है ना, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास, इनका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट सीकिंग। ठीक है, तो कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाता है तो किस मोटिव से लगाता है कि प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास, इसका भी मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट सीकिंग। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाइट कॉलर वर्किंग क्लास। तो इसमें इंक्लूड होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, मैनेजरल वर्क, ठीक है, या फिर और भी कोई सर्विस रिलेटेड वर्क होता है ना, वो सारे इंक्लूड होंगे किसमें, व्हाइट कॉलर वर्किंग क्लास। ठीक है, तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, मैनेजर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सारे क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो वो सारे इंक्लूड होते हैं इस व्हाइट कॉलर वर्किंग क्लास में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये क्लास किसको इंक्लूड करता है, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, ये सारे कहाँ इंक्लूड होंगे, इस क्लास में। ठीक है,
तो धीरे धीरे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ा, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड क्रिएट हुआ, ठीक है, मॉडर्न सिटीज इमर्ज हो रहे हैं, टाउन्स का ग्रोथ हो रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। इससे क्या हुआ, डिमांड बढ़ा, ठीक है, डिमांड बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा ना, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए कुछ क्लास इमर्ज होंगे, तो वही सारे क्लास किस में इंक्लूड होते हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्किंग क्लास, तो इस क्लास में इंक्लूड होता है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड जॉब, ठीक है। और जो लार्ज पार्ट होता है इस क्लास का, वो सारे कहाँ वर्क करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो जितने भी मेनली अर्बन एरियाज में वर्कर्स होते हैं वो सारे कहाँ इंक्लूड होंगे, वर्किंग क्लास में, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा दूसरा टॉपिक, द डोमिनेंट क्लास मॉडल, इनइक्वालिटी एंड चेंज। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से क्लास इमर्ज हुए और किसका डोमिनेंस हुआ, ठीक है। तो बर्धन अपने बुक में लिखते हैं द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने आइडेंटिफाई किया 3 डोमिनेंट प्रॉपर्टी क्लास को, ठीक है। कौन कौन से है वो, सबसे पहला है इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, दूसरा है एग्रेरियन कैपिटलिस्ट या रिच फार्मर्स, और तीसरा क्या है, प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो ये 3 थे डोमिनेंट क्लास आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसमें जो प्रोफेशनल्स है इसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, सिविल, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी और वाइट कॉलर वर्कर्स। अभी मैंने आपको बताया ना वाइट कॉलर वर्कर्स क्या है, तो वो सारे जितने भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं ना वो सारे इंक्लूड होंगे इसमें, और ये सारे क्या है, डोमिनेंट क्लास, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास तो बहुत रिसोर्स था, ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए, तो यहाँ पे स्टेट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट क्या हुआ, एक ऑटोनोमस एंटिटी की तरह सामने आया, और ये सिर्फ ना ही पॉलिटिकल और लीगल पावर को कंट्रोल कर रहे थे बल्कि यहाँ के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्स थे उसे भी कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो सारे में कहा गया है ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस बेसिस पे स्टेट पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक रिसोर्स तीनों को ही मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना हमारा इंडिया, तब इतना भरोसा नहीं था कि वो प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या थी, प्राइवेट कंपनी, धीरे धीरे वो क्या की, पूरे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो जितने भी काम थे ना वो सारे सरकारी कर रहे थे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो, जितने भी इंडस्ट्रीज थे उसे भी सरकारी चला रहे थे, और जितने भी छोटे छोटे वर्क्स थे वो सारे सरकारी कर रहे थे, ठीक है। अब लोगों का विश्वास किस पे था, गवर्नमेंट पे, ना कि किसी प्राइवेट कंपनीज पे। तो टोटल कंट्रोल किसका आ गया यहाँ पे, स्टेट का, और इसी स्टेट कंट्रोल को क्या कहा जाता था, लाइसेंस राज, ठीक है। आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप कोई काम कर सकते हो, तो इसी को क्या कहा गया, लाइसेंस सिस्टम, लाइसेंस राज, ठीक है। तो इससे देखो प्रॉब्लम तो हुआ, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए इंडिपेंडेंस के बाद, बहुत सारे वार्स हुए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। इससे क्या हुआ, इंडिया का रेवेन्यू कम पड़ता गया। इसके अलावा और क्या था कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डॉलर की कमी पड़ गई, तो इससे क्या हुआ, इंडिया को बाहर जाके IMF से, वर्ल्ड बैंक से या फिर दूसरे कंट्री से उधार मांगना पड़ा। तो जब तक में ये सिस्टम आया तब तक में बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका था, तो IMF इंडिया को उधार दे दिया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि आपको अपने इकोनॉमी में चेंजेस लाने होंगे। तो चेंजेस क्या थे, तो ये जो लाइसेंस सिस्टम था ना, लाइसेंस राज, इसे खत्म करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लाइसेंस राज खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनी सामने आएंगे, और जितने भी बाहर से लोग यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ आके इन्वेस्ट करेंगे। वो वहाँ से क्या करेंगे, इंडिया के कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या तो खुद का भी इंडस्ट्रीज यहाँ आके लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इंडिया का इकोनॉमी बढ़ेगा और जितना भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम था वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइसेंस रिजीम जब वीक हुआ, वीक मतलब क्या हुआ, 1991 के बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ। तो इस रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिए गए, और इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया में फॉरेन कैपिटल्स आने लगे, कंज्यूमर गुड्स का फ्लो होने लगा, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में चेंज आ गए, फिस्कल पॉलिसी मतलब टैक्स, ठीक है। ये सारे किस में डील होते हैं, फिस्कल पॉलिसी में, इसमें चेंजिंग आ गए। तो अब लाइसेंस रिजिम खत्म हो चुका था, और जितने भी पब्लिक सेक्टर्स में काम हो रहे थे ना, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग, अब इसमें प्राइवेट कंपनी भी आके काम कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी आ गई, इंडिया में फॉरेन कैपिटल्स आ गए, और इजिली इकोनॉमी ग्रो करने लगा, ठीक है। तो ये क्या था, कैपिटलिज्म में रिवॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आए इंडिया में और धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ने लगा, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ इनइक्वालिटी कैसे आया,
देखो, जितने भी बाहर के कंपनीज आए, यहाँ के प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला काम करने का, ठीक है, इससे क्या हुआ, सारे लोगों को फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो एमएनसीज आने से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने से, प्राइवेटाइजेशन होने से यहाँ के गरीब लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। उनका एक्सप्लॉयटेशन अभी भी हो रहा था, बट जिसके पास अच्छा रिसोर्स था वो सारे ऊपर चले गए, लेकिन जो गरीब था ना वो और गरीब होता चला गया, या फिर उस तक ग्रोथ का कोई भी सोर्स नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हुआ, इनइक्वालिटीज हुआ, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम थे हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। अभी भी इंडिया 2021 में, पर क्या सारे क्लास बहुत ही अच्छे पोजीशन पे नहीं है। अभी भी बहुत सारे विलेजेस ऐसे हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, बहुत सारे लोगों को बेसिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं है, ठीक है। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पहले भी चैलेंज था, अब भी चैलेंज है, लेकिन फिर भी पहले के अकॉर्डिंग बहुत कम एक्सप्लॉयटेशन होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबके पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि वो ऊपर उठ के जा सकता है, ठीक है, वो कुछ अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। देखो, मैंने सारे चीज कवर करा दी है, ठीक है। तो यूनिट 11 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट 12 में, और ये बुक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।